हेलो दोस्तों आज हम डीजी ऑपरेटर इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं और इंटरव्यू देखकर आप भी जाने भाई इंटरव्यू में पास हुए या फेल। तो दोस्तों आज हमारे साथ में आकाश हैं और आकाश का हम डीजी ऑपरेटर का इंटरव्यू लेंगे। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आकाश जी रिज्यूम है? जी सर। प्रिंट आउट नहीं है मोबाइल में? जी सर। मोबाइल खोल के दें। तो दोस्तों सबसे पहले तो इंटरव्यू में ये डिपेंड करता है कि बच्चा किस तरह से बैठता है। भाई बैठना भी बहुत मायने रखता है। बैठने से ही बच्चे के कॉन्फिडेंस का पता चल जाता है। तो जैसे मिस्टर आकाश बैठे हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं इनको कोई भी इस तरह की ये नहीं है कि भाई इंटरव्यू में बैठे हैं, बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ बैठे हैं। तो मिस्टर आकाश टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सर मेरा नाम आकाश है। मैं गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला हूँ। ओके अभी मैंने ITI 2021 से पास आउट हूँ। ओके मैं जॉब करता था पारसनाथ। ओके किस पद पे कार्य कर रहे हैं? MST। एमएसटी। एमएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? मल्टी स्किल्ड टेक्नीशियन। वेरी गुड, मल्टी स्किल टेक्नीशियन। और हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो डीजी ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है। इच्छुक हैं आप? बिल्कुल सर। ओके। और आपने इसमें मोस्टली डीजी के बारे में भी काफी कुछ लिखा हुआ है और आपने 3 साल का एक्सपीरियंस दिखाया डीजी का और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी आपने डीजी का ही पहले दिखाया हुआ है। तो आकाश जी ये बताएं भाई डी और जी, डीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? डीजल जनरेटर। वेरी गुड। जैसे इंटरव्यूअर कुछ इस तरह से कहेगा कि मैं नहीं जानता डीजी क्या होता है, तो थोड़ा समझाएं डीजी क्या होता है। डीजल डीजी सर एक मशीन है ओके जो वो उसको मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक, उसमें केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है। वेरी गुड। डीजी कितने भागों में डिवाइड होता है? 2 भाग। कौन कौन सा? एक होता है हमारा एयर कूल्ड और एक वाटर जैसे जनरेटर और अल्टरनेटर। अल्टरनेटर। और एक हमारा कूलिंग सिस्टम होता है भाई, जी सर। चाहे वो वाटर कूल्ड हो चाहे एयर कूल्ड हो। जी सर। यानी एक तरह से 3 भागों में डिवाइड होता है। जनरेटर जहां पर कोई चीज जनरेट होती हो, अल्टरनेटर और कूलिंग सिस्टम। ठीक है, आपने यहाँ पर लिखा है डीजी ऑल चेक्स। जी तो सर। डीजी के कितने चेक्स होते हैं? 4 चेक होते हैं। ओके, कौन कौन से? A चेक, B ओके चेक, C चेक, D चेक। वेरी गुड। ए चेक कब करते हैं? A चेक करते हैं सर हम डेली। ओके, बी चेक? B चेक करते हैं हम 300 घंटे या 6 महीने बाद। ओके, सी चेक? C चेक करते हैं सर हम 1500 घंटे या 1 साल बाद। ओके, और डी चेक? D चेक करते हैं हम 6000 घंटे या 2 साल बाद। वेरी गुड। ए चेक में क्या करते हैं, बी चेक में क्या करते हैं, सी चेक में क्या करते हैं, डी चेक में क्या करते हैं, पता है सब? जी सर। ओके, तो ये बताएं डीजी के कितने स्टॉक होते हैं? DG के 4 स्टॉक होते हैं। कौन कौन से? पावर स्टॉक, ओके इंटेक स्टॉक ओके और कंप्रेशन स्टॉक ओके और तुम्हारा ऑब्जेक्ट स्टॉक। वेरी गुड वेरी गुड। आपने लिखा ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस एलटी पैनल। जी सर। तो ऑपरेटिंग तो करते हो, मेंटेनेंस में क्या करते हो एलटी पैनल का? LT पैनल सर हमारा लो टेंशन ब्रेकर है वो। LT पैनल जो मतलब हमारी सप्लाई में काम आता है। मैं ये जानना चाहता हूँ, इंटरव्यूअर भी ऐसे ही पूछेगा
कि भाई आपने लिखा ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस। ऑपरेटिंग का मतलब हो गया ऑपरेट करना, भाई आपको एलटी पैनल ऑपरेट करना आता है। मेंटेनेंस में क्या करते हैं? मेंटेनेंस में सर ये है जब हमारी लाइट चली जाती है अच्छा, तो हम मतलब डीजी तो का दोस्तों ऑपरेट करते हैं। कोई नहीं, हमारे साथी कुछ इसी तरह से इंटरव्यूअर को सही से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। भाई जब हम मेंटेनेंस बोल रहे हैं, मेंटेनेंस का मतलब है भाई रिपेयर, इस तरह के कोई काम। जैसे मेंटेनेंस में हम पीपीएम को इंक्लूड कर सकते हैं। जी सर। पीपीएम, तो पीपीएम किया कभी? पीपीएम सर किया है। ओके, पीपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? प्लान, हाँ, प्रिपरेशन और मेंटेनेंस, मेंटेनेंस है। प्लानिंग, प्रिवेंटिव, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस। यानी हमने पहले से प्लान किया होता है भाई कब कब हमें मेंटेनेंस करना, उसी को पीपीएम कहते हैं। जी सर। ठीक है। एलटी की फुल फॉर्म क्या होती है? लो टेंशन। लो टेंशन। और एचटी की? हाई टेंशन। वेरी गुड। ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ एसीबी, एमसीबी, एमसीबी, एमसीसीबी। यस सर। एसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? एयर सर्किट ब्रेकर। वेरी गुड। एसीबी की क्या क्या सेफ्टियां होती हैं? एसीबी की सर 2 सेफ्टियां होती है। कौन कौन सी? एक माइक्रोलॉजिक्स हाँ, और एक और होती है सर। चलो काउंट करवाएं एसीबी की सेफ्टी। एक होती है क्लोजिंग रिले। रिले तो पूछ रहे हो सर आप? सेफ्टी, सेफ्टी एसीबी की क्या क्या सेफ्टियां होती हैं? एसीबी। देखिए पैनल पे लगी अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, अर्थ फॉल्ट, Yes, रिवर्स sir. पावर, मास्टर रिले, ये यस सर। सेफ्टी तो होती है। यस सर। ठीक है। अर्थ फॉल्ट हो गया एक, हाँ, ओवर वोल्टेज हो गया, अंडर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, ओवरलोड, ओवरलोड, रिवर्स पावर, रिवर्स पावर। मास्टर रिले। यस सर। ठीक है। इंटरनल सेफ्टी की बात करें माइक्रोलॉजिकल रिले की, तो कौन कौन सी कितनी रिले होती हैं? 5। 4 होती हैं। 4 होती है। हाँ, चलो काउंट कराएं कौन कौन सी। एक तो सर यूवी रिले और तुम्हारी ये तो क्लोजिंग अंदर की रिले। रिले हो गई दोस्तों। एसीबी की माइक्रोलॉजिकल रिले की बात करें तो टोटल 4 होती हैं। ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, ग्राउंड फॉल्ट और इंस्टेंटेनियस। ओवरलोड, ओवरलोड पे काम करेगी। यस सर। ग्राउंड फॉल्ट अर्थ लीकेज पे काम करेगी। शॉर्ट सर्किट जब कोई हमारे आउटपुट के वायर आपस में शॉर्ट हो जाएंगे तब काम करेगी। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस यानी कि जो हमारे ब्रेकर की रेटिंग है उस रेटिंग से अधिक यदि माइक्रो सेकंड के लिए भी लोड चला जाएगा तो उसको भी रिले वॉच कर लेती है और ब्रेकर को ट्रिप करा देती है। ठीक है। एमसीसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? एमसीसीबी की मोल्डरेट केस सर्किट ब्रेकर। ओके। एमसीबी? एमसी की मैन्युएचर सर्किट ब्रेकर। ओके। एमसीबी और एमसीसीबी में क्या अंतर है? इसमें सर एमसीबी की रेटिंग कम होती है और उसकी एमसीसीबी की रेटिंग ज्यादा होती है। ओके। ऑपरेटिंग एलटी एचटी पैनल। एचटी पैनल में कौन कौन से ब्रेकर देखे आपने? एचटी पैनल में सर एक ब्रेकर होता है, कौन सा? वो होता है बीसीबी। बीसीबी। बीसीबी के बारे में जानते हैं कुछ? यस सर। बीसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। वेरी गुड। साइड की एसएलडी बनानी आती है जहां आप काम करते हैं? जैसे इंटरव्यूअर कुछ इस तरह से कहेगा कि भाई मेरे पास 33,000 की सप्लाई आई हुई है या 11 केवी की सप्लाई आई हुई है, तो एसएलडी बनाए, बल्ब कहां पर जलेगा? तो एसएलडी की फुल फॉर्म क्या होती है? सिंगल लाइन डायग्राम। वेरी गुड, सिंगल लाइन डायग्राम। थोड़ा बताएं अपनी साइड पर तुम्हारे यहाँ पर कैसे कैसे लाइट आई हुई है? जी सर, हमारे पहले ट्रांसफॉर्मर है,
हाँ फिर उसके पास जो हमारे पैनल वगैरह हैं वहाँ जाती है। हाँ, तो फिर उसके बाद में लाउडली बोले थोड़ा। उसके बाद में हमारे मतलब वो है यानी एसएलडी कंप्लीट नहीं है। इतना दोस्तों नहीं जब है भी आप इंटरव्यू दें एसएलडी के बारे में तो डीजी ऑपरेटर को अवश्य पता होना चाहिए, सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में थोड़ा ध्यान से समझें। भाई सबसे पहले हमारी जो सप्लाई आती है वो जोड़ा पे आती है, जोड़ा पे हमारे फ्यूज लगे होते हैं एचटी के, है ना। सर। यस और वहीं पर जियो स्विच लगा होता है, जियो स्विच यानी गैंग ऑपरेटेड स्विच या ग्राउंड ऑपरेटेड स्विच भी कह सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा गांव में हम कपड़ा रख के हैंडल नीचे कर देते हैं, पूरे जंगल की लाइट कट जाती है, फिर ऊपर कर देते हैं पूरी लाइट जुड़ जाती है, जियो स्विच होता है। उसके बाद एचटी मीटर, एचटी मीटर के बाद साइड पर बीसीबी या SF6 जो भी 33 की है या 11 की सप्लाई उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद जितने साइड पर ट्रांसफॉर्मर होंगे उतनी आउटगोइंग दी जाएंगी, ठीक है। ठीक भाई साइड पे 4 ट्रांसफॉर्मर है तो 4 आउटगोइंग आउटगोइंग। हो जाएगी। उसके बाद ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर के बाद आइसोलेटर, आइसोलेटर के बाद सप्लाई हमारी जाती है एल्टी पैनल ट्रांसफॉर्मर इनकमर में। उसके बाद बस कपलर, एमसीसीबी और उसके बाद डीबी यानी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में हम 3 फेज सप्लाई और एक न्यूट्रल देते हैं, वहीं से एक सिंगल फेज उठाकर एक न्यूट्रल उठाकर बल्ब को सप्लाई देंगे तो बल्ब जल जाएगा। और यही भाई इंटरव्यूअर का सवाल था कि बल्ब कैसे जलेगा, एसएलडी क्या होती है, ठीक है। इस तरह से कंप्लीट करें। ऑपरेटिंग ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर, तो ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर की क्या क्या सेफ्टियां होती हैं? कौन सी की सर? ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर ऑयल टाइप की होती है OTI WTI बकौल रिले। वेरी गुड। ओटीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? OTI की ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर। वेरी गुड। WTI? वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। वेरी गुड। बकौल रिले क्या काम करती है? बकौल रिले सर हमारी गैस ऑपरेटिंग रिले है। ओके। जो हमारी गैस जो ऑपरेट होती है उसमें मतलब गैस बनती है। किसमें? बकौल रिले के अंदर। कैसे, कहाँ लगी होती है बकौल रिले? बकौल रिले लगी होती है हमारे उसके कंजर्वेटर और ट्रांसफार्मर के मिड सेंटर में। ओके ओके। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं, कैसे गैस कहाँ से बनती है, कैसे वर्क करती है? सर गैस जब हमारा ट्रांसफार्मर चलता है तो हीट होती है, उसमें गर्मी बनती है। हाँ। और जो हमारा ऑयल रहता है वो हाँ। गर्म होता है तो उसकी गैस बनती है वो। ओके। यानी दोस्तों इनको जानकारी तो है पर सही से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। भाई जो हमारा ट्रांसफॉर्मर टैंक होता है, ट्रांसफॉर्मर टैंक से जो कंजर्वेटर के लिए लाइन जाती है उसके मिड सेंटर में बकौल रिले लगी होती है। यस सर। अब हमने पूछा भाई बकौल रिले वर्क कैसे करती है, तो इन्होंने सही बताया गैस ऑपरेटेड रिले। सही बात है भाई, गैस ऑपरेटेड रिले है, पर ये सही से ये प्रमाणित नहीं कर पाए भाई कैसे वर्क करती है। तो दोस्तों जब हम ट्रांसफॉर्मर पर लोड डालते हैं या किसी इंटरनल फॉल्ट के कारण ऑयल बहुत तेजी से गर्म होता है तो भाई ऑयल में एक वेपर बनता है, गैस बनती है। और बकौल रिले के अंदर 2 फिलौट होते हैं, फिलौट ए और फिलौट बी, जो कि मरकरी स्विच होते हैं। जब गैस हमारे फिलौट को स्केट करती है, स्केट का मतलब होता है खरोंच, स्केट करती है तो फिलौट हमारा क्या करता है, जो हमारा ट्रांसफॉर्मर का ब्रेकर ऑन था पहले NC से NO करा देता, ब्रेकर को ट्रिप करा देता, तो ट्रांसफॉर्मर लोड से हट जाता है। भाई ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मर पे सप्लाई आनी बंद हो जाएगी। यही बकौल रिले का काम होता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर में कितनी वाइंडिंग होती है? 2 वाइंडिंग होती है। कौन कौन सी? प्राइमरी सेकेंडरी। ओके। प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी होती है? प्राइमरी वाइंडिंग होती है जिसमें सर हमारे एक ही वायर निकला होता है। एक ही वायर निकला होता है? हाँ, उस पे लिखा होता है एक U एक अच्छा, U1 W1 V1 है। यस सर। ओके। और जैसे वोल्टेज के आधार पर पहचाने तो प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी होती है?
प्राइमरी सर उस LT होती है, HT होती है प्राइमरी साइड? प्राइमरी साइड शायद HT होती है सर। ओके, तो आप इंटरव्यू में ऐसे ही बोले, जब आपको पता है प्राइमरी HT होती है तो आप यही बोले सर जो HT साइड होती है उसको प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग? सेकेंडरी बाइंडिंग सर हमारी LT होती LT साइड, यानी LT जिस साइड। पर लोड डाला जाता है, LT साइड। ओके, ट्रांसफार्मर के लिए कितने अर्थिंग की आवश्यकता होती है? ट्रांसफार्मर के लिए सर हमें 4 अर्थिंग की आवश्यकता होती है, ओके 2 न्यूट्रल 2 बॉडी अर्थिंग। ओके, दो दो क्यों देते हैं, एक क्यों नहीं देते? 2 सर हम इसलिए देते हैं ताकि हमारा एक अर्थिंग काम न करे, बाई चांस खराब हो जाए या कुछ दिक्कत हो जाए उसमें, तो दूसरा प्रोटेक्शन के वेरी लिए। वेरी गुड। अच्छा, ट्रांसफार्मर की कनेक्शन के बारे में पता है? प्राइमरी वाइंडिंग के कनेक्शन किस में होते हैं? प्राइमरी बाइंडिंग के कनेक्शन सर हमारे स्टार में होते हैं, नहीं, रॉन्ग। डेल्टा में। डेल्टा में। और सेकेंडरी के? स्टार में। स्टार में, वेरी गुड। ट्रांसफार्मर में न्यूट्रल कहां से निकलता है? ट्रांसफार्मर में सर डेल्टा से निकलता है। न्यूट्रल स्टार से स्टार से निकलता है। स्टार बाइंडिंग। और स्टार बाइंडिंग कौन सी? सेकेंडरी। तो हमारा सेकेंडरी साइड से ही न्यूट्रल निकलता है, ठीक है। न्यूट्रल को ग्राउंड करना क्यों आवश्यक है? न्यूट्रल को ग्राउंड करना सर उसमें करंट होता है, करंट होता है उसमें। जिसका नाम भाई न्यूट्रल ही है उसमें करंट कैसे हो जाएगा? जिसका नाम हमने न्यूट्रल दे दिया तो उसमें करंट कैसे हो जाएगा? यस नो? नो सर। दोस्तों, जैसे मैंने पूछा भाई ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को ग्राउंड करना क्यों आवश्यक है, तो आप कह सकते हैं सर हमारी कंपनी में जो भी सिंगल फेज के इक्विपमेंट हैं वो सिंगल फेज सप्लाई से ही चलेंगे, और सिंगल फेज सप्लाई में कितने वोल्टेज होते हैं? सिंगल फेज में होते हैं सर हमारे 220। तो भाई एक न्यूट्रल और एक फेज से हमारे सिंगल फेज के इक्विपमेंट चलेंगे, और किसी कारणवश हमारे न्यूट्रल में भी फेज जाने लगे तो भाई हमारे इक्विपमेंट को कितनी सप्लाई पहुंचेगी? 440। तो 440 पे इक्विपमेंट ठुक जाएगा, तो इसलिए हमें न्यूट्रल को ग्राउंड करना आवश्यक है ताकि इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करे। यदि न्यूट्रल में किसी भी कारणवश वोल्टेज आ जाते हैं तो वो ग्राउंड हो जाएंगे, इसीलिए अर्थिंग करना जरूरी है। अटेंड ऑल फ्लैट कंप्लेंट, तो फ्लैट में किस तरह की कंप्लेंट आती है? फ्लैट में सर कंप्लेंट आती है हमारा बल्ब नहीं जल रहा, हमारा पंखा नहीं चल रहा, ओके, हमारा फ्रिज नहीं चल रहा। ओके, तो उस हमारे मतलब हमारा काम पंखा को, हम सिर्फ पंखा, जैसे पंखा किसी का खराब है तो हमारा काम है सिर्फ उसको चेक करना, उसको दे देना उतार कर, लेकिन अच्छा। हमारा काम वो नहीं है। यानी आपका काम ये है कि पंखा नहीं चल रहा तो उसमें ये देख लेना कि भाई क्या इशू है, यस सर। और बाई चांस रिजॉल्व हो सकता है तो उसको क्लोज करना, रिपेयर करना, और नहीं हो सकता तो उसको खोलकर रेजिडेंट को दे देंगे कि सर ये आपको वाइंडिंग करानी पड़ेगी या इसका बेरिंग डैमेज है, है ना? ओके। मान लो किसी रूम के अंदर कोई लाइट नहीं जल रही, आप कंप्लेंट पर गए तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे? सबसे पहले सर हम बोलेंगे वहां से डीवी चेक करेंगे, डीवी से। ओके। फिर उस एमसीबी गिराएंगे, उसके बाद हम गिराएंगे या ये चेक करेंगे गिरी हुई तो नहीं है? हाँ, गिरी हुई तो नहीं है। अब बाई चांस कोई मतलब अपनी सेफ्टी के लिए तो उसमें पहले हम देखेंगे, मतलब सॉकेट वगैरह चेक करेंगे, तो उसमें अगर उसमें बल्ब भी फ्यूज हो सकता है, लाउडली बोले, तेज बोले, उसमें बल्ब भी खराब हो सकता है हमारे उतार। यानी तुम्हारा कहने का मतलब ये भाई, देखो इतना कंफ्यूजन किस बात का, इतना क्यों घबरा रहे हैं भाई?
इंटरव्यूअर पकड़ के थोड़ी बैठेगा भाई, आपको सीधा जो बातों में कह भी रहे पर सही से प्रमाणित नहीं कर पा रहे। और यही हमारे साथियों की कमी होती है भाई। जब ये बोला गया कि भाई लाइट नहीं जल रही तो आप सीधा कहें सर पहले अपने डीबी से देख लेंगे उस रूम में सप्लाई जा रही है या ना जा रही। उसके बाद एमसीबी की आउटपुट चेक कर लेंगे, हो सकता है एमसीबी ऑन तो है पर वो आउटपुट ना निकाल रही हो। आउटपुट चेक करने के बाद फिर हम लाइट पर फेस न्यूट्रल चेक करेंगे, भाई फेस न्यूट्रल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। और बाय द वे दोनों में टेस्टर जलता है, फेस पर भी टेस्टर जलेगा और न्यूट्रल पे भी टेस्टर जल रहा है, तो क्या चेक करेंगे, क्या चीज, क्या इशू है। वहाँ सर हम देखेंगे कोई मतलब वायर दोनों आपस में मिले हुए तो नहीं है। वायर आपस में मिले हुए नहीं होंगे दोस्त, न्यूट्रल ब्रेक है, कहीं से कटा हुआ है। Yes, यदि न्यूट्रल और फेस दोनों में टेस्टर जलता है तो वायर ब्रेक है बीच से। और यही तो मैं बोल रहा हूँ सर, वो टच हो जाएंगे ना अर्थिंग नहीं दोस्त, ब्रेक का मतलब है भाई गैप हो जाना, वायर का टूट जाना। और टच हो जाने का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट, आपस में टच हो जाना, शॉर्ट सर्किट हो जाना। तो हमें चेक करना है, यदि टेस्टर न्यूट्रल पर भी जलता है तो 100% श्योर है कि कहीं से हमारा न्यूट्रल का तार हट गया, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। जब कंप्लीट सर्किट होगा तभी तो बल्ब जलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखें आगे के लिए। कितने केवीए तक के जनरेटर चलाए आपने? 500 केवीए। 500 केवीए। 500 केवीए के जनरेटर पर कितना लोड डाल सकते हैं? 500 केवीए के जनरेटर पर हम सर कैसे निकालते हैं लोड? उसको लोड निकालते हैं सर हम, जो हमारे, जोर से बोले सर यस नो? नो सर। भाई लोड देखो, हमारे साथी जब डीजी ऑपरेटर के इंटरव्यू में जा रहे हैं तो उन्हें लोड का तो पता ही होना चाहिए, लोड कैसे निकालते हैं। दोस्तों लोड निकालने के लिए बहुत ही सरल फार्मूला है भाई, 500 केवीए मल्टीप्लाई 1.39, 1.39 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% लोड निकल के आ जाएगा। और जो 100% लोड निकल के आएगा, हम कभी भी डीजी पर 100% लोड नहीं चलाते हैं, हम 80% लोड चलाते हैं। 80% लोड ही उसकी फुल एफिशिएंसी होता है। क्योंकि मैं आपसे पूछूं आकाश कितना वजन उठा लेते हैं, आपने कहा सर 60 केजी उठा लेता हूं। मैं आपको कहूं कि 60 केजी वजन को आप 2 किलोमीटर लेके चले जाओगे तो बोलोगे नहीं सर। तो भाई ऐसे ही डीजी की वो लास्ट क्षमता है 500 केजी, हम उस पर 80% लोड चलाते। 80% निकालने के लिए जो 100% लोड निकल के आया उसमें गुणा 80 भाग 100 करेंगे तो 80% लोड निकल गया। ठीक है, उसके बाद सवाल ये आता है, इंटरव्यूअर कहेगा भाई आपने 1.39 की जो मल्टीप्लाई किया ये 1.39 कहां से आया? तो दोस्तों बहुत ही सरल जवाब है भाई, 3 फेज का मान क्या होता है? √3। और √3 का मान क्या होता है? 1.732। और 1.732 में जब हम डीजी के पावर फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो डीजी का पावर फैक्टर जो होता है वो डिजाइन पावर फैक्टर होता है, जो कि 0.8 होता है। 1.732 में जब 0.8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 1.3856। तो ये 1.39 नहीं हुआ। पर दोस्तों जब कोई संख्या आधे को क्रॉस कर जाती है तो उसे पूरा डिजिट मान लेते हैं। डिजिट मान, ठीक है, डीजी की लॉग बुक में क्या क्या पैरामीटर रीडिंग लेते हैं? डीजी की लॉग बुक में सर हम अपने स्टार्ट टाइम ओके और स्टॉप टाइमिंग, ओके, और उसके बाद हम अपने हावर देखते हैं, आवर्स यानी घंटे। घंटे। ओके उसके बाद हम फ्रिक्वेंसी, टेम्परेचर, ओके, और उसके बाद उसका मतलब हमारे डीजी कितना चला है, उसकी यूनिट कितनी बना रहा है, KWH। हाँ तो उसमें मतलब अपने जो सोसाइटी है वो सिग्नेचर होते हैं उसमें।
सोसाइटी में सोसाइटी। ऑपरेटर सिग्नेचर। ऑपरेटर सिग्नेचर हाँ, और डेट लिखते हैं। हाँ। देखो दोस्तों, हमारे साथी भाई इतने समय काम करते हैं, 3 वर्ष काम किया है, और उसके बाद भी इंटरव्यूअर को सही से बता नहीं पाते। इतना घबराने की क्या जरूरत है भाई? आप आसानी से बोल सकते हैं सर, स्टार्ट टाइम, स्टॉप टाइम, टोटल कम्युलेटिव आवर्स, भाई आज तक जनरेटर कितना चला, स्टार्ट टाइम में कितने हैं और स्टॉप टाइम में कितने हैं, वोल्टेज, आरपीएम, फ्रीक्वेंसी, ऑयल प्रेशर, ऑयल टेम्परेचर, पावर फैक्टर, आरवाईबी, लोड, किलोवाट में लोड, केडब्ल्यूएच, फिर आगे जो हमारा डाटा आता है वो आता है डीजल का। भाई स्टार्ट टाइम डीजल, स्टॉप टाइम डीजल, कंजप्शन, एट डीजल और ऑपरेटर सिग्नेचर। ठीक है, डीजल कंजप्शन निकालना आता है? यस। कैसे निकालते हैं डीजल कंजप्शन? जैसे सर हमारा उसमें डीजी में 500 लीटर डीजल है, अब फिर वो चला, उसमें हमारा वो हमने उसमें ऐड कर दिया 300 लीटर डीजल, तो जब हम उसमें 800 लीटर डीजल में उसके जो हमारी यूनिट आएंगी उस यूनिट से डिवाइड करेंगे। वो तो भाई यूएल निकालते हैं, हम तो अभी तो कंजप्शन ही पूछ रहे हैं भाई, डीजल कंजप्शन कैसे निकालते हैं। दोस्तों बहुत ही सादा सा जवाब है, जिसमें हमारे साथी इतना ज्यादा घबरा जाते हैं। भाई डीजल कंजप्शन निकालने के लिए हमें करना क्या, जो हमारे स्टॉप टाइम में जो पिछले पेज पर डीजल था वो हमारी ओपनिंग में आएगा, स्टार्ट में। यदि हमने कोई डीजल भरा तो स्टार्ट टाइम प्लस जो भरा वो जुड़ जाएगा, और जब हम डीजी को बंद करते हैं जो डीजल बचेगा वो माइनस हो जाएगा, तो हमारा खर्चा निकल जाएगा भाई, क्या डीजल खर्च हुआ। अब जो आप बता रहे हैं जो भाग देते हैं, भाग होता है यूएल, यूएल का मतलब होता है यूनिट पर लीटर। भाई डीजी ने 1 लीटर डीजल में कितनी यूनिट बनाई, तो यूएल निकालने का भी सरल फार्मूला। भाई यूएल के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी यूनिट कंज्यूम हुई और जो डीजल कंज्यूम हुआ, डीजल का भाग यूनिट में दे देंगे, तो यूएल निकल के आ जाएगा, यूनिट पर लीटर। ठीक है, तो इस तरह से डीजी के 20 पार्टों के नाम बताओ, क्या क्या पार्ट्स आपने देखे? उसमें सर एक तो डे टैंक होता है, जोर से बोले। डे टैंक, रेडिएटर, ओके, फैन, ओके, और अल्टरनेटर, ओके, और उसमें वो होता है क्रैंक सॉफ्ट, हाँ, प्रेशर टाइमिंग पंप, ओके, और एसडी कॉइल, ओके, और तुम्हारा सारी सेफ्टी एक्चुएटर। हाँ ठीक है, सेफ्टी काउंट कर लो। हाँ सेफ्टी काउंट कर लो, फिल्टर काउंट कर लो, और वो हो गया प्रेशर टाइमिंग पंप, और इंटेक स्टॉप, और तुम्हारा देखो दोस्तों इतना घबराने की क्या जरूरत है भाई, आसानी से तुम एक तरफ से पकड़ते चले जाओ, इमरजेंसी स्टॉप, ईसीपीजी, सभी फिल्टरों के नाम जोड़ दो, एयर फिल्टर, लूब ऑयल बाईपास फिल्टर, कूलेंट फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, हाई वाटर टेम्परेचर सेफ्टी, लो लूब ऑयल प्रेशर सेफ्टी, एमपीयू, अल्टरनेटर, स्टेटर, रोटर, एक्साइटर, स्लिप रिंग, एवीआर, गवर्नर, रेडिएटर फैन, फ्लाई व्हील, काम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, सिलेंडर, पिस्टन, लाइनर, कनेक्टिंग रॉड, इस तरह से ये काउंट कर सकते हैं। ओके, डीजी की कितनी सेफ्टियां होती हैं? डीजी की सर सेफ्टी होती है 4। कौन कौन सी? हाई वाटर टेम्परेचर, ओवर स्पीड, और तो लो लूब ऑयल प्रेशर, ओके, लो कूलेंट लेवल। वेरी गुड। डीजी लो लूब ऑयल प्रेशर पर ट्रिप करता है या हाई पर? लो पर करता है सर। वेरी गुड। डीजी में लूब ऑयल प्रेशर कितने से कितने तक होता है? वो हमारा रहता है 2.5 kg से
7.5 kg तक। ओके। डीजी में कौन सी कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं? वो करते हैं सर हम प्रेमेक्स कूलेंट का। किस कलर की होती है? पिंक कलर की होती है। और खराब होने पर कैसी हो जाती है? दूधिया कलर। वेरी गुड। डीजी में कौन सा लूब ऑयल उपयोग करते हैं? उसका कोड क्या होता है? उसका कोड होता है सर 15W40। वेरी गुड। 15W40। डीजी में कितनी बैटरियां लगती हैं? 2 बैटरी उनके कनेक्शन किस में होते हैं? सीरीज। ओके। एयर साइकिल के बारे में जानते हैं? डीजी की एयर साइकिल क्या होती है? एयर साइकिल सर नहीं पता। फ्यूल साइकिल? फ्यूल साइकिल पता है, थोड़ा पता है, पर बताइए। जो हमारा जो फ्यूल होता है वो पहले डे टैंक में होता है, फिर ओके। फ्यूल वाटर सेपरेटर में होता है, फिर फ्यूल फिल्टर में जाता है, वहां से हाँ। फिर वहां से आता है हमारा प्रेशर वो जो होता है पीटी पंप। ओके। उसके बाद एक्चुएटर में, उसके बाद आता है हमारा एचडी कॉइल में, ओके। उसके बाद जाता है हमारा रिवर्स रिजर्व वाल में, और उसके बाद आता है हमारा सिलेंडर। इसके बीच में और होता है इंजेक्टर, उसके बाद आता है सिलेंडर। वेरी गुड, वेरी गुड। डीजल साइकिल तो आपको सही से पता। एयर साइकिल का कुछ नहीं पता? एयर साइकिल का सर वो भाई सबसे पहले एयर फिल्टर से आएगी, फिर लाइन पर वैक्यूम इंडिकेटर होगा, उसके बाद टर्बो चार्जर होगा, टर्बो चार्जर के बाद आफ्टर कूलर, और आफ्टर कूलर के बाद सीधी हवा सिलेंडर में चली जाती है। ठीक है, तो ये और थोड़ा रिपीट करना। कौन सा सर? ये एयर साइकिल के बारे में थोड़ा रिपीट कर लेना। और चलो, मोस्टली दोस्तों जब हमारे साथी इंटरव्यू में जाते हैं तो वो ये अपेक्षा करते हैं कि भाई इंटरव्यूअर ने यदि ये बोल दिया कि ठीक है नंबर आपका लिखा हुआ, मैं आपको कॉल करूंगा, तो आप समझ लें कि कॉल आने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। क्योंकि इंटरव्यू है क्या भाई? प्रेजेंट ऑफ माइंड। जब तक आप अपनी क्वालिटी सामने प्रेजेंट नहीं करेंगे तब तक इंटरव्यूअर को कैसे पता चलेगा भाई आपको किस तरह की नॉलेज है, या आपने काम भी किया है या नहीं किया। तो मैं भी आकाश जी के इंटरव्यू से, यदि इनका डीजी ऑपरेटर में इंटरव्यू हो तो मेरी तरफ से यह है कि इनका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इंटरव्यू में कोई भी व्यक्ति 100% नहीं होता है। भाई बच्चे हमारे जो साथी हैं वो क्या थोड़े से निर्वस हो जाते हैं, जबकि उनको पता रहता है। तो ऑल ओवर हम देखें तो भाई इन्होंने जवाब सही दिए और हमको ये पता चलता है कि इन्होंने काम किया है। 1-2 क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है नहीं बताना। तो इंटरव्यू में, डीजी ऑपरेटर इंटरव्यू में आकाश हुए पास। दोस्तों यदि आप भी कई वर्ष से एक ही पद पर कार्यरत हैं और पद प्रमोशन चाहते हैं, या प्रॉपर इंटरव्यू की तैयारी चाहते हैं, या कोई हमारे फ्रेशर साथी हैं जिन्होंने आईटीआई, डिप्लोमा या बीटेक जैसी डिग्री कर रखी है, चाहे किसी भी ईयर में पास आउट हो, उनको भी हम थ्योरिकल और प्रैक्टिकल ट्रेंड करके 100% पद प्रमोशन या फर्स्ट जॉब दिलाने का कार्य करते हैं। हमारा नया बैच शुरू हो गया है। जो भी साथी कोर्स की प्लानिंग कर रहे हैं जल्द से जल्द आए, जनित स्किल्ड को ज्वाइन करें और आप भी टेक्निकल में एक अच्छी जॉब पाएं। मैं आपका साथी भरत। जय हिंद, जय भारत।